दोस्तों एयरबस यूरोप की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है और अगर बात की जाए दुनिया में पहले नंबर की तो वो है अमेरिका की बोइंग। लेकिन दोस्तों यूरोप की जो एयरबस है इसको बनाया ही इसलिए गया था कि अमेरिका की बोइंग कंपनी को टक्कर दे सके। और आज के समय में बात की जाए तो भारतीय मार्केट में एयरबस के जो विमान हैं वही ज़्यादा बिकते हैं। लेकिन दोस्तों जब यूरोप के देश अपनी खुद की इतनी बड़ी कंपनी बना सकती हैं जो उनको हवाई जहाज बना के दे रही है, तो फिर भारत में क्यों नहीं हम इतनी बड़ी कंपनी बना सकते। क्योंकि आज के समय पे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है। जहां भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी इतने तगड़े तगड़े लड़ाकू विमान बना रही है, तो फिर हम पैसेंजर हवाई जहाज क्यों नहीं बना सकते। और आज तक भारत ने कोई पैसेंजर हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया, तो दोस्तों जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों बात है 1960 के दशक की। 1960 का दशक ऐसा था जहां पर अमेरिका की बोइंग कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। अच्छे वो यात्री विमान पूरी दुनिया में बेच रही थी। यानी कि पूरी दुनिया की जो पैसेंजर एरोप्लेन की मार्केट थी बोइंग ने अकेले ही कब्जाई हुई थी। दूसरी तरफ कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो बोइंग को टक्कर दे सके और ये अपनी मनमानी के रेट के एरोप्लेन दुनिया भर में बेचा करते थे। इस तरह से बाजार में बोइंग की ही मोनोपोली चलती थी। और बोइंग का ये सीन था, ये पूरा अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर चलता था क्योंकि उनको अमेरिकी सरकार का पूरा हाथ उनके ऊपर था। इस तरह से वे अपनी मोनोपोली चला रहे थे। तो उसी दौर में जर्मनी, फ्रांस और यूके इन देशों में कुछ छोटी छोटी एविएशन कंपनियां थीं। तो उन्होंने भी अपने अपने देश की सरकारों से कहा कि आप भी हमको कुछ मदद करें ताकि हम भी आपस में जॉइंट करके इतनी बड़ी कंपनी बना सकें और बोइंग को टक्कर दे सकें, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा भी नाम हो, हमारे भी जो बनाए हुए जहाज हैं वो बिक सकें। तो इस तरह से फिर फ्रांस, जर्मनी और यूके इन तीनों की गवर्नमेंट ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया और फिर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एयरबस। और ये एयरबस कंपनी फिर जहाज़ों का निर्माण करके मार्केट में बेचने लगी। अब 1970 में कंपनी बनकर तैयार हो चुकी थी और इनका जो पहला विमान था वो था A300। ये एक यात्री विमान इन्होंने बनाया था। हालांकि इससे पहले भी ये जो कंपनियां थी ये तरह तरह के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर वगैरह बनाया करती थी। तो इनको एक जहाज़ बनाने का अच्छा कॉन्सेप्ट भी पता था और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी भी थी। इसीलिए इन्होंने कुछ ही सालों के अंदर A300 नाम का एक यात्री विमान बनाकर तैयार भी कर दिया। लेकिन अमेरिका के जो विमान थे वो अमेरिका की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए थे। बोइंग उस समय पर छोटी दूरी के विमान ज़्यादा बनाया करता था, लेकिन एयरबस ने जो विमान बनाया वो लंबी दूरी के हिसाब से बनाया, ताकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अगर कोई लंबी फ्लाइट लेना चाहता है तो उसके लिए एयरबस सबसे बेस्ट ऑप्शन था। इसीलिए इनका जो A300 था विमान वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिका, विदेशों से उसके ऑर्डर भी आने लगे। इस तरह से एयरबस के विमान भी धीरे धीरे बिकने शुरू हो चुके थे। अब एयरबस का जो ये विमान था A300, अब इन्होंने इसके अपग्रेड भी करना शुरू किया। फिर इन्होंने इसका एक नया मॉडल 320 यानी कि 320 भी लॉन्च किया, जो इतना सुपर हिट हुआ उसके इनके पास 400 ऑर्डर भी आ चुके थे। इसके ऑर्डर उन्होंने लगातार पूरे किए और ऊपर से फिर एयरबस को इन सभी गवर्नमेंट का ऊपर हाथ आ चुका था जो इनको फंडिंग भी कर रहे थे और इनके विमान को बेचने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे। इस तरह से एयरबस एक बड़ी कंपनी बनती चली गई और एयरबस भी सेम बोइंग के कॉन्सेप्ट पर ही चली, क्योंकि बोइंग अमेरिकी सरकार को अच्छा खासा मोटा पैसा देती है अपने हिसाब से रूल और रेगुलेशन बनवाने के लिए। क्योंकि अमेरिका में एक संस्था है जो प्लेन की सेफ्टी के लिए काम करती है और उसको कंट्रोल करती है, जिसका नाम है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये संस्था है जो प्लेन की जितनी भी सेफ्टी फीचर हैं या यही तय करते हैं कि भैया आपके प्लेन मार्केट में बिकेगा या नहीं। इनका अगर ठप्पा नहीं लगेगा प्लेन पर तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक नहीं पाएगा। तो इस तरह से बोइंग के हाथ में ये पूरी संस्था है जो अपने हिसाब से इसको चलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए अगर एयरबस की, एयरबस वाले अपने प्लेन को भैया FAA के पास भेजते तो ऑब्वियसली वो उसको रिजेक्ट ही कर देते कि भैया ये बिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए भैया यूरोपीय यूनियन ने भी अपनी खुद की एक ऐसी संस्था बना डाली जो उनको खुद सर्टिफिकेट दे सके और उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। और यूरोप की उस संस्था का नाम है EASA, यानी कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। ये संस्था है जो यूरोप की है और जो एयरबस के विमान हैं वो इन्हीं का सर्टिफिकेट लेकर ही इंटरनेशनल मार्केट में उड़ते हैं। और पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो FAA और EASA इन दोनों के सर्टिफिकेट वाले जहाज ही प्रेफर करते हैं। अगर ये दोनों संस्था किसी भी प्लेन को रिजेक्ट कर देंगी तो वो पूरी दुनिया में उड़ ही नहीं पाएगा या जो बाकी के देश हैं वो उसको खरीदेंगे ही नहीं।
तो इस तरह एयरबस भी एक बड़ी कंपनी बनकर उभरी और बोइंग को टक्कर देने वाली कंपनी भी बन गई। लेकिन फिर बोइंग के कुछ एक मॉडल में काफ़ी टेक्निकल दिक्कतें आने लगी, जिसकी वजह से एयरबस के विमान दुनिया की मार्केट में कम बिके। लेकिन फिर उन्होंने वापस से कमबैक किया, सॉफ्टवेयर अपने डेवलप किए, टेक्नोलॉजी और उसमें एडवांस की। इस तरह से उनका जो पुराना रुतबा था फिर से मार्केट में लौट आया और उनके विमान फिर से मार्केट में उसी तरह बिकने लगे। और इतना ही नहीं, एयरबस ने दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन भी बनाया था, जिसमें लगभग 900 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन एयरबस को उस प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी सारी दिक्कतें भी आईं, क्योंकि वो एक ऐसा जहाज़ था जो लगभग 3-4 हज़ार करोड़ की रकम का आता था, जो हर कंपनी उसको खरीद नहीं सकती थी। वो कंपनी केवल दुबई की एतिहाद और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस ने ही उसके कुछ विमान खरीदे थे। लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से और उन पर मैन्युफैक्चर कॉस्ट ज़्यादा लगने से एयरबस को उनको ज़्यादा कॉस्ट में बेचना पड़ा और वो विमानों का ऑर्डर और दुनिया भर की किसी भी एयरलाइन ने उनको नहीं दिया। इसलिए फिर एयरबस ने अपने उस जंबो जहाज़ को बंद कर दिया। इस तरह से उनका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये फेल हो चुका था। लेकिन फिर भी एयरबस एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनका $1 मिलियन का कारोबार आज भी होता है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि भैया भारत के टॉपिक की, कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, इतनी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड है जो बड़े बड़े लड़ाकू विमानों का निर्माण भी करती है। तगड़े तगड़े हमारे पास जेट हैं, जैसे कि तेजस है, इस तरह के जेट बना रही है, तो क्या वो यात्री का विमान नहीं बना सकती? तो दोस्तों हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है और हम बना भी सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम यात्री जहाज़ बनाते हैं तो उसको बनाने में ही काफ़ी सारी कॉस्ट लग जाएगी। सबसे पहले उसका सेटअप करना, उसके लिए जो पूरा प्लांट है उसका सेटअप करने में, और पूरा जहाज़ बनाने से लेकर उसको बेचने तक, पूरा ऑपरेशन करने तक लगभग $40 से $50 मिलियन खर्च होंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। हालांकि वो कोई इशू नहीं है, वो कर भी देगा भारत। लेकिन अगर ये क्या गारंटी है कि भारत किसी भी जहाज़ को बनाने के बाद अगर उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाएगा, तो सबसे पहले रोड़ा कहाँ बनेगा? या तो FAA जो बोइंग को सर्टिफिकेट देती है, या फिर EASA जो एयरबस के प्लेन को सर्टिफिकेट देती है। तो भैया ये दोनों ही कंपनी नहीं चाहेंगी कि कोई तीसरी कंपनी आकर हमारे लिए कंपटीशन करे। तो अगर भारत बनाकर उनसे कहेगा कि भैया हमने जहाज़ बनाया है, आप इसको सर्टिफिकेट दे दें, तो भैया अगर उनको ये देख के चेक करके ये लगेगा कि सब कुछ ठीक है, ओके है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पेच फंसा के सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करेंगे और उसको अटका देंगे। और अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो दुनिया की जितनी भी एयरलाइन कंपनी है विमान नहीं खरीदेंगी। तो इतना सारा जो उस पर कॉस्ट लगेगी और जो बनाने में पैसा खर्च होगा वो एकदम से पेंडिंग हो जाएगा, और ये कोई छोटी मोटी रकम तो होगी नहीं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइना की एक कंपनी थी कोमेट, जिन्होंने ये कोशिश की थी कि भैया अपने प्लेन बनाकर फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचें। और ऐसा नहीं है कि उनके प्लेन में कोई कमी थी, सेम बोइंग जैसे और एयरबस जैसे ही उनके विमान थे, इतने ही बड़े थे। लेकिन जब बात आई सर्टिफिकेट देने की, तो ना ही तो FAA ने दिया और ना EASA ने दिया, उनको सर्टिफिकेट देने में ही अटकाए रखा। इस तरह से उनके विमान जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बिक ही नहीं पाए। हार के कॉमिक के केवल 20 विमान ही बिके, वो भी चाइना की गवर्नमेंट नहीं खरीदे। तो इस तरह से जो तीसरी कंपनी आ रही थी वो रुक गई, क्योंकि बोइंग और एयरबस नहीं चाहते कि कोई तीसरी कंपनी आकर उनको कंपटीशन दे। तो इस तरह भारत बना तो सकता है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि हम इतने सारा पैसा बनाने के बाद और केवल एक सर्टिफिकेट की वजह से हमारे प्लेन ज़मीन पर खड़े रह जाएं, जिससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।